बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है, और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटी, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ, जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है, ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है।
मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो। जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है। चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। जंगल में सुबह से ही काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चंदू जी, जरा देखो ना, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ कोमल, बादलों का रंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज जमकर बरसात होगी। उसी समय मीना और बबलू दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज जाने देना मम्मा। नहीं बबलू बेटे, आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो कितने काले बादल हैं। मम्मा, अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। मीना ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे जंगल में पानी भरने लगता है। मीना और बबलू खिड़की से बाहर उदासी से देख रहे थे। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बबलू भैया, लगता है आज पूरा दिन घर के अंदर ही बिताना पड़ेगा। कुछ देर के बाद अचानक हवा के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। मम्मा, मम्मा, जरा सूंघो, कैसी मजेदार खुशबू है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बबलू, मीना, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो ये गर्मा गर्म मैगी की खुशबू लग रही है। अभी सब खुशबू का अंदाजा लगा ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है।
चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने बंटी कबूतर छाता लिए खड़ा था। आओ आओ बंटी, अंदर आओ। चंदू चिड़ा बंटी कबूतर को अंदर ले जाता है। कोमल बहन, चंदू भाई, क्या आप सभी को भी वो प्यारी सी खुशबू आ रही है? हाँ बंटी भैया, खुशबू तो आ रही है, परंतु इतनी तेज बारिश में ये कहाँ से आ रही है? अरे आपको नहीं पता क्या, नदी के पास एक नई और बहुत सुंदर मैगी की दुकान खुली है। सच में बंटी अंकल, क्या मैगी की दुकान खुली है? हाँ सच मीना, मैं खुद अभी वहाँ से देख कर आ रहा हूँ। मम्मा, बाबा, प्लीज हमें भी वहाँ चलना है। चिड़िया बच्चों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन बच्चों का उत्साह और खुशी देखकर वो मुस्कुरा देती है। ठीक है बच्चों, चलो हम सब चलेंगे, परंतु कोई अकेला नहीं भागेगा, सब पक्षी साथ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी अपने रंग बिरंगे छाते लेकर निकल पड़ते हैं। कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ और बंटी, बबली, चीकू तोता, चिंकी तोती बारिश में उड़ते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं। उधर पास के एक सूखे पेड़ पर बादल कव्वा, बिजली कवि और उनका छोटा बेटा जुगनू बैठे ये सब देख रहे थे। मम्मा देखो ना, सब पक्षी कितने खुश हैं और मैगी खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, पूरे जंगल के पक्षी वहाँ जा रहे हैं और हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं। बिजली, मुझे तो इन पक्षियों की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये हमेशा हंसते रहते हैं। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी मैगी खानी है। जुगनू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बादल एकदम मुस्कुराता है, क्योंकि इसके दिमाग में एक शरारत आ चुकी थी। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो? मतलब पापा, क्या हम बगैर पैसों के मैगी खाएंगे? जुगनू, बस तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सबकी पिकनिक और मैगी का मजा एक पल भी खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वो तीनों कव्वे भी चुपके से पक्षियों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी पक्षी नदी के किनारे बनी नई मैगी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान बहुत सुंदर थी, इसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और अंदर बड़े बड़े बर्तनों में धुआं उड़ती हुई गर्मा गर्म मैगी बन रही थी। वाह मम्मा, कितनी प्यारी दुकान है, खुशबू तो यहाँ आकर और भी अच्छी लग रही है। सच कहा बबलू बेटे, मुझसे तो अब रुका भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। चीकू की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर सबका स्वागत करता है। आओ आओ पक्षियों, अंदर आओ, इतने प्यारे मौसम में गर्मा गर्म मैगी का लुत्फ उठाओ। सभी अपने लिए मैगी के कटोरे मंगवाते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी इनके सामने थी और वो सब मजे से खाने लगते हैं। वाह मम्मा, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाई। जहाँ सब खाने में मगन थे, वहीं दुकान के पीछे बादल कव्वा घूम रहा था और मौका तलाश कर रहा था। तभी इसकी नजर दुकानदार के पैसे वाले डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे नोट और सिक्के थे। ये देखकर कव्वे की आंखें चमक उठती हैं। बिजली, जुगनू, इधर देखो, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है बादल? जल्दी बोलो। अगर दुकानदार का ये पैसे वाला डिब्बा यहाँ से गायब हो जाए तो? फिर क्या होगा बाबा? जुगनू, फिर इसकी दुकान में ऐसा हंगामा मचेगा कि सबकी मैगी का स्वाद उड़ जाएगा। हो हो हो। जैसे ही दुकानदार रसोई की तरफ मुड़ता है, बादल कव्वा मौका देखकर पैसे वाला डिब्बा उठा लेता है और दुकान के पीछे लगी घनी झाड़ियों में छुपा देता है। कुछ देर बाद दुकानदार जब वापस आता है तो वो पैसे रखने के लिए डिब्बा देखता है, परंतु वहाँ डिब्बा नहीं था। अरे ये क्या हुआ, मेरे पैसे वाला डिब्बा कहाँ है? अभी तो यहीं रखा था। दुकानदार की बातें सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं। क्या हुआ दुकानदार भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बंटी कबूतर, मेरे पूरे दिन की कमाई और सारे पैसे इस डिब्बे में थे, कोई इसे चोरी कर ले गया। परंतु इतनी तेज बारिश में यहाँ चोरी कौन कर सकता है? दुकानदार बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है।
उधर बादल कव्वा, बिजली कवि और जुगनू एक कोने में बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। बादल जी, अब आएगा ना असली मजा। बिजली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बादल कव्वा अपने बेटे जुगनू को इशारा करता है। जुगनू अपने बाबा के कहने पर अचानक सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देता है। मुझे लगता है वो पैसे वाला डिब्बा इस बबलू ने चुराया होगा, मैंने इसे वहाँ घूमते देखा था। जुगनू की बात सुनते ही पूरी दुकान में एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्या? मैंने? नहीं नहीं, मैंने तो डिब्बे को पंख तक नहीं लगाया। ये बिल्कुल झूठ है, मेरा भाई चोर नहीं है। दुकानदार भाई, मेरा बेटा ऐसे गलत काम नहीं कर सकता, हम इसे अच्छे संस्कार देते हैं। मेरी पत्नी ठीक कह रही है, बिना किसी पक्के सबूत के किसी मासूम बच्चे पर ऐसा घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए। दुकानदार उलझन में पड़ जाता है कि वो किसकी बात पर यकीन करे। इसी समय चिंकी तोती की नजर दुकान के फर्श पर जाती है, जहाँ कुछ काले रंग के पंख गिरे हुए थे। पक्षियों, जरा नीचे देखो, ये क्या है? चीकू तोता गौर से देखता है। अरे चिंकी, ये तो कव्वे के काले पंख है। यहाँ इस दुकान में कव्वे कहाँ से आ गए? अब दुकान में मौजूद हर एक पक्षी की नजर कव्वों पर थी। बादल कव्वा बुरी तरह से घबरा जाता है और इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अम्मा, मुझे क्या पता, पंख तो किसी के भी गिर सकते हैं। बादल भाई, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जरूर तुमने ही कुछ किया है और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रहे हो। सब पक्षियों के गुस्से वाले चेहरे देखकर छोटा जुगनू बेचैन होने लगता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुप रहना जुगनू, एक लफ्ज भी मत बोलना। परंतु जुगनू का ज़मीर जाग चुका था। इसे अपने दोस्त बबलू पर झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे झूठ नहीं बोलना। चुप रहो जुगनू, अपना मुंह बंद रखो। जुगनू कव्वा चिल्लाकर कहता है। नहीं बाबा, मैं सच बताऊंगा। कोमल आंटी, बबलू ने कुछ नहीं किया। पैसे वाला डिब्बा बाबा ने दुकान के पीछे झाड़ियों में छुपाया है। जुगनू का ये सच सुनकर सभी पक्षी और दुकानदार हैरान रह जाते हैं। दुकानदार फौरन भागकर दुकान के पीछे झाड़ियों में जाता है और वहाँ सच में पैसे वाला डिब्बा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। मेरे पैसे मिल गए। जुगनू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने सच बोला। बादल कव्वा, बिजली कवि शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। देखा बादल, दूसरों की खुशी खराब करने और मासूमों पर इल्जाम लगाने का यही अंजाम होता है। ठीक कहा कबूतर, और कव्वों याद रखो, झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, परंतु दुकान के अंदर का माहौल अब बहुत खुशगवार हो चुका था। तभी दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है, दोस्तों, आज आप सबकी वजह से मेरी पूरी दुकान की कमाई चोरी होने से बच गई, इसलिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है अंकल? मीना बेटी, आज इस सच्चाई की जीत की खुशी में सबको एक एक कटोरा स्पेशल गर्मा गर्म मैगी मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। क्या सच में? वाह, ये हुई ना बात। फिर दुकानदार सभी पक्षियों को एक एक कटोरा मैगी का देता है। जुगनू कव्वा अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। तभी बबलू अपना मैगी का कटोरा लेकर इसके पास आता है। जुगनू, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ, मैगी नहीं खाओगे? लेकिन बबलू, मैंने तो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। कोई बात नहीं, तुमने समय पर सच बोलकर अपनी गलती सुधार ली, परंतु अगली बार अपने पापा के कहने पर ऐसी गंदी शरारत मत करना। ठीक है बबलू दोस्त, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हसरत में आकर झूठ और गलत आरोप लगाकर किसी मासूम को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है।
और सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, परंतु एक न एक दिन सामने जरूर आता है और जीत हमेशा सच की ही होती है। जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा, देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं। हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियां सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा, बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे बादल कौवे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बागीचा पानी के बगैर सूख रहा है। क्या आप मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? पानी? कोमल चिड़िया, तुम इतनी आसानी से हमारे पास पानी मांगने आ गई? हाँ कोमल बहन, इस सूखे के मौसम में पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। बिजली बहन, मेरा पूरा बाग सूख रहा है, मेरे बच्चे उदास हैं, बताओ क्या कीमत चाहिए? तो फिर सुनो, अगर तुम्हें अपने बाग के लिए पानी चाहिए तो बदले में हमें तुम्हारे बागीचे के अंगूर चाहिए। ठीक है बादल भैया, जब अंगूर पकेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ कितनी अंगूर चाहिए? थोड़े बहुत नहीं चिड़िया, हमें तुम्हारा आधा बागीचा अंगूरों का चाहिए। पूरा आधा बाग हमारा होगा। क्या बिजली बहन, आधा बागीचा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो कोमल, सौदा मंजूर है तो लो, नहीं तो यहाँ से तुरंत जाओ। हम पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बादल कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होकर आंसू बहाती हुई अपने घर लौट जाती है। मीना और बबलू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। मम्मा मम्मा, क्या बादल अंकल के कुएं से पानी मिला? नहीं मीना बेटी, वो कौवे बहुत लालची हैं। पानी के बदले में वो हमसे हमारा आधा बागीचा मांग रहे हैं। मम्मा, वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा बागीचा तो सच में सूख जाएगा। उसी कठिन समय में कोमल चिड़िया के सच्चे दोस्त बंटी कबूतर, बबली कबूतरी वहाँ आ जाते हैं। कोमल बहन, आप सब इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? फिर कोमल चिड़िया सारी बात बताती है।
ये तो बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। बादल और बिजली हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ बंटी जी, मुसीबत के समय तो दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, परंतु वो कभी अपनों के साथ सौदा कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ चीकू तोता चिंकी तोती भी आ जाते हैं। वो सभी दोस्त मिलकर पानी का कोई नया उपाय सोचने लगते हैं, परंतु किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही सूख चुका था। दिन बीतते गए और बाघ की हालत बदतर से बदतर होती गई। समय गुजरने के साथ साथ अंगूरों की बेलें और सूखने लगती हैं और इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। मीना और बबलू सुबह सुबह बागीचे में जाकर मुरझाई हुई बेलों को देखते हैं और कोने में बैठकर उदास हो जाते हैं। एक तपती हुई दोपहर बबलू अकेला दाने की खोज में जंगल के दूर दराज पहाड़ों की तरफ घूम रहा था। तभी इसे दूर से एक ऊंची पहाड़ी के पीछे कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो पहाड़ी के पीछे क्या है जो तारों की तरह चमक रहा है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। बबलू उत्साह के मारे तेज उड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। जब वो पहाड़ी के पीछे उतरता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पत्थरों के बीच में एक छोटा सा सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी शीशे की तरह बिल्कुल साफ और ठंडा था। वाह, ये तो सच में पानी का झरना है। ये पानी तो हमारे पूरे बागीचे को नई जिंदगी दे सकता है। मुझे जल्दी से घर जाकर सबको बताना होगा। बबलू बिना वक्त गवाए उड़ता हुआ तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, बाबा जल्दी बाहर आओ। मम्मा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने पानी ढूंढ लिया। मैंने जंगल की पहाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर झरना ढूंढ लिया है। सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को भी बबलू की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर बबलू चिड़ा सबको अपने साथ ऊंची पहाड़ी के पीछे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सब देखते हैं तो वहाँ सच में एक झरना बह रहा था। बबलू भैया, ये कितना ठंडा और मीठा पानी है। मीना बेटी, ये तो बहुत अच्छा पानी है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। चिड़िया बहन, अब तुम्हें बादल कव्वे के सामने पंख जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस झरने के पानी से तो हमारा पूरा बागीचा दोबारा हरा भरा हो सकता है। झरना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए थे। अगले ही दिन सुबह सवेरे सभी दोस्त एकता की ताकत लिए अपने काम में लग जाते हैं। बंटी कबूतर अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदने लगता है। चंदू चिड़ा और चीकू तोता लकड़ियों की मदद से झरने से बागीचे तक एक छोटी नहर बनाते हैं। दूसरी ओर मीना, बबलू, बबली कबूतरी और चिंकी तोती नहर के रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर हटाने लगते हैं ताकि पानी का बहाव ना रुके। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद आखिरकार झरने का वो ठंडा पानी कोमल चिड़िया के अंगूर के बागीचे तक पहुंच जाता है। जैसे ही पानी सूखी हुई बेलों की जड़ों तक पहुंचता है तो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और अब हमारा बागीचा भी बच जाएगा। कुछ ही दिनों में जादुई असर होता है और सूखी बेलों पर फिर से चमकदार हरे पत्ते उगने लगते हैं। नई कलियां खिलने लगती हैं। अंगूर के गुच्छे भी दोबारा से बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा बागीचा फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। इधर बादल कव्वा, बिजली कवि अपने सूखे पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। बादल जी, ये सब कैसे हो गया? इनका बागीचा तो सूखने वाला था ना, ये दोबारा हरा भरा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिजली। मुझे तो लगता था कि अब इनका बागीचा खत्म हो जाएगा और वो रोते हुए हमारे पास पानी मांगने आएंगे, परंतु यहाँ तो कुछ और ही जादू हो गया है। कुछ ही हफ्तों बाद चिड़िया के बागीचे में ढेर सारे मीठे और बड़े बड़े अंगूर लग जाते हैं। पूरे जंगल के पक्षी इस सुंदर बागीचे को देखने आते हैं। तब कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ा फैसला करती है। चंदू जी, मीना, बबलू, इस कठिन समय में जिसने भी हमारी मदद की है,
इस बाग के पहले मीठे अंगूरों पर उनका हक है। हम सबको अंगूर बांटेंगे। फिर कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता, चिंकी तोती और जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों को बुलाया जाता है और ढेरों ढेर रसीले अंगूरों को बांट दिया जाता है। सभी पक्षी अंगूर खाकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय बादल कौवा और बिजली कौवी भी लालच के मारे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो शर्मिंदगी से एक कोने में खड़े हो जाते हैं। कोमल बहन, वो क्या हमें भी इस बागीचे के कुछ मीठे अंगूर मिल सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी हुई है। बिजली कौवी की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हमें मुसीबत में पानी की जरूरत थी तब तुमने आधा बाग मांगा था, आज किस मुंह से अंगूर मांगने आए हो? तोते की बात सुनकर बादल और बिजली शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। इनका सर झुक जाता है। तोते भैया, कोई बात नहीं। बादल भाई, बिजली बहन, आप ये अंगूर लीजिए और शौक से खाइए। कोमल बहन, क्या सच में हमारे इस पूरे बर्ताव के बाद भी क्या तुम हमें अंगूर दे रही हो? हाँ बादल भैया, क्योंकि हम दूसरों की तरह लालची नहीं हैं और ना ही मुसीबत में सौदा करते हैं। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना ही हमारे संस्कार हैं। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बादल और बिजली का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी पक्षियों के सामने पंख जोड़कर माफी मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन और मुश्किल समय में मेहनत, हिम्मत और सबके साथ मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लालच और चालाकी कुछ समय का फायदा तो दे सकती है, परंतु सच्ची अच्छाई, एकता हमेशा सबका दिल जीत लेते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। जंगल में कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी को कोमल की जरूरत होती तो बंटी सबसे पहले पहुंचता था और अगर बंटी किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोमल चिड़िया इसके मदद के लिए दौड़ी चली आती थी। मीना, बबलू, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी अक्सर इनके साथ ही अपना समय बिताते थे। परंतु जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थे बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका बेटा जुगनू। एक दिन बादल कौवा पेड़ पर बैठा कोमल और बंटी को आपस में हंसकर बातें करता हुआ देख रहा था और जल भुन रहा था। देखो तो बिजली, ये दोनों हर समय साथ साथ ही घूमते रहते हैं। हाँ बादल जी, मुझे तो इनकी ये गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मामा, क्यों ना कोई चाल चलकर इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़वा दी जाए। बेटे की बात सुनकर बादल कौवा हंसने लगता है। वाह जुगनू, ये तो मैं भी कब से सोच रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी बादल कौवा बहुत उदास चेहरा बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। बंटी भाई नमस्ते, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बादल भाई, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बंटी, मुझे तो ये बात तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। बादल, आखिर ऐसी क्या बात है? साफ साफ बताओ। अच्छा, अगर तुम कह ही रहे हो तो बता देता हूँ। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ गया था। वहाँ मैंने कोमल चिड़िया को कहते सुना था कि बंटी कबूतर तो बहुत भोला है। मैं इससे जो भी कहती हूँ वो चुपचाप मेरी बात मान जाता है। बादल कौवे की ये बात सुनकर बंटी कबूतर चौंक जाता है। नहीं बादल, कोमल मेरी सच्ची दोस्त है। वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। भाई, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने जो सुना था तुम्हें बता दिया। ये कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर बिजली कौवी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन नमस्ते, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में क्या बातें हो रही हैं? नमस्ते बिजली बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, बंटी कबूतर सबसे कह रहा था कि वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है, लेकिन तुम इतनी मकरूर हो कि कभी उसका एहसान ही नहीं मानती। क्या बंटी भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा है?
हाँ कोमल बहन, मैंने खुद अपने कानों से सब सुना है, तभी तुम्हें बताने आई हूँ। कोमल चिड़िया को भी बिजली कवि की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बिजली कवि की बातों की वजह से इसके मन में भी थोड़ा सा संदेह आ गया था। इस दिन शाम को जब बंटी और कोमल नदी के पास आमने सामने आते हैं तो दोनों पहले की तरह खुश नहीं थे और दोनों के दिलों में वो झूठी बातें खटक रही थी। नमस्ते कोमल। नमस्ते बंटी भैया। वो दोनों बस इतनी सी बात करते हैं और उदास होकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। चिड़िया की बेटी मीना ने पेड़ के पीछे ये सब देख लिया था। मम्मा, आप और बंटी अंकल आज इतने उदास क्यों लग रहे थे? क्या कोई झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ मीना, बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। तुम जाकर खेलो। उधर दूसरी तरफ बबली कबूतरी भी बंटी कबूतर को परेशान देखकर यही सवाल पूछती है। क्या बात है जी, आज आप कोमल बहन से बिना बात किए ही वापस आ गए? कुछ नहीं बबली, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब बदल गया है। दोनों के दिल में ही कौवों की हुई बातें घूम रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब कोमल और बंटी पहले की तरह कभी साथ नहीं दिखाई देते थे। ये देखकर बिजली और बादल, जुगनू सब बहुत खुश थे। बाबा देखा, हमारी योजना कितने अच्छे से काम कर गई। हाँ जुगनू बेटा, अब इनकी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। परंतु इन कौवों को ये नहीं मालूम था कि सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी तेजी से भरने लगता है। मीना और बबलू घर के पास खेल रहे थे। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, नदी के पास ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते बबलू का ध्यान पड़ जाता है और वो नदी के तेज बहाव वाले किनारे पर पहुंच जाता है। अचानक मिट्टी हटती है और इसका पाँव फिसल जाता है। वो अचानक नदी के पानी में गिर जाता है। बचाओ मम्मा, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नदी का तेज बहाव बबलू को अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। ये देखकर मीना बुरी तरह से घबरा जाती है। मम्मा जल्दी आओ, बबलू नदी में गिर गया है। ये सुनते ही कोमल चिड़िया दौड़ती हुई नदी के किनारे आती है। बबलू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? कोमल चिड़िया उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसी समय बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही वो बबलू के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो चौंक जाता है। अरे नहीं, ये तो बबलू की आवाज़ है, लगता है वो मुसीबत में है। पुरानी नाराजगी को एक पल में भुलाकर कबूतर तेजी से नदी की ओर उड़ पड़ता है। बंटी अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता, तेजी से उड़कर बबलू तक पहुंचने की कोशिश करता है। बबलू अब पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बह रहा था। अगर वो इससे टकरा जाता तो इसे चोट लग सकती थी। बंटी अपनी पूरी ताकत से उड़ता है और झपटकर बबलू को अपने पंजों में जकड़ लेता है। बंटी अंकल, मुझे बचा लीजिए। डरना मत बेटे, जब तक तुम्हारा अंकल साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंटी कबूतर अपने पंजों में लेकर बबलू को किनारे की तरफ उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो किनारे पर पहुंच जाता है। चिड़िया दौड़कर बबलू को अपने पंखों से लगा लेती है। बबलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बंटी अंकल ने बचा लिया। बंटी भैया, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोमल बहन, बबलू मेरा भी तो बेटे जैसा है और दोस्तों के बीच एहसान की बात कहाँ से आ गई? ये सुनते ही कोमल को बिजली कवि की कही हुई वो बात याद आती है कि बंटी